इससे पहले वाली वीडियोस में जिस तरह से बेटे आप लोगों ने देखा था कि लिवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमंस के केस में, सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन के केस में किडनी है। तो किडनीज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है और एक्सक्रीशन करवाता है। अगर हम किडनीज के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो किडनी को बना रहा होता है उसे बेटे आप नेफ्रॉन कहते हो। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन आप कह सकते हो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मींस कि स्ट्रक्चर को सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ जो बना रही है वो भी नेफ्रॉन है, और जो फंक्शन को बना रही है वो भी नेफ्रॉन ही है, जो फंक्शन को कंट्रोल कर रही है। सो यू कैन से नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल and functional unit of किडनी। अगर किडनीज एक्सक्रीशन करवा रहे हैं, यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो चीज़ ये काम करती है, फंक्शन करती है, जो यूरिन प्रोड्यूस करती है वो नेफ्रॉन्स हैं, और किडनी की जो शेप मेंटेन रखे हुए हैं वो भी नेफ्रॉन्स ही हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसका फंक्शन भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम नेफ्रॉन की टाइप्स देख लेते हैं कि नेफ्रॉन की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं। ओके, फर्स्ट टाइप नेफ्रॉन की बेटे है कोर्टिकल नेफ्रॉन, and second type is juxtamedullary nephrons. ओके, अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेड्यूलरी जो मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैं, इनको आप लोगों ने किस बेसिस पे डिवाइड किया है और किस बेसिस पे ये क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी के 2 पोर्शंस होते हैं। डॉटेड लाइन के जो आउटर साइड पे रीजन है इसे आप कोर्टेक्स कहते हो, और इनर साइड पे जो रीजन है इसे आप मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, सो जो आउटर साइड पे रीजन है ये कॉर्टेक्स है और इनर साइड पे मेड्यूला है। तो वो नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स के रीजन में है उन्हें आप कोर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन मींस के वो सेल्स जो कि किडनी को बना रहे हैं, और कॉर्टिकल मींस के जो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये टाइप्स किस बेसिस पे हैं, उनकी लोकेशन की बेस पे। ओके, तो जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स फिर कहाँ पे हैं? मेडुला हमने बोला इनर साइड है, कॉर्टेक्स आउटर साइड है, तो जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के बॉर्डर पे मौजूद होते हैं। ठीक है, सो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के बॉर्डर, ये जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे जो भी नेफ्रॉन्स हैं उन्हें आप बोलोगे ये जक्स्टामेड्यूलरी हैं, और जो कॉर्टेक्स के रीजन में है वो फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे। ये तो हो गया लोकेशन की बेस पे। सेकंड डिवीजन या सेकंड डिफरेंस फिर आप क्या लिखते हो इन दोनों के अंदर? इन दोनों का जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले अभी हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसके अंदर देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट है। ओके, जो नेफ्रॉन्स हैं इनका जो लूप ऑफ हेनले है, कोर्टिकल नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले स्मॉल है, वाइल जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स का जो लूप ऑफ हेनले है ये लेंथ में लॉन्ग है। और लूप ऑफ हेनले अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस आता है तो आपने सबसे पहले तो बताना है कि ये डिवीजन किस बेसिस पे है। कोर्टिकल कॉर्टेक्स के रीजन में है और जक्स्टामेड्यूलरी कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। सो ये बताने के बाद आपने लूप ऑफ हेनले का बता देना, ये तो आपका मेजर डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद जो जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैं बेटे, इनकी डेफिनेशन आपकी जो बुक में गिवन है आपने एज सच याद करनी है, बिकॉज आपके जो पेपर है वो आपकी बुक से ही बनेगा और इसकी डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है कि जक्स्टामेड्यूलरी का आप लोगों ने डेफिनेशन भी बतानी है और साथ इसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है कि ये किस लिए इम्पोर्टेंट है और क्या फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। सो जक्स्टामेड्यूलरी की डेफिनेशन आपकी बुक वाली ही मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने बुक से याद करनी है और इसकी इम्पोर्टेंस भी याद करनी है। दोनों चीज़ें आपको एक साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती हैं। अगर नहीं भी आई हुई तो एक लाइन का आपने बता देना है कि जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आपको जस्ट डेफिनेशन ही आई है तो आपने इसकी इम्पोर्टेंस खुद बता देनी है, अदरवाइज ये आपको सेपरेटली दोनों आ जाते हैं, डेफिनेशन एंड उसकी इम्पोर्टेंस। दो चीज़ें बेटे आपने बतानी है जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन की डेफिनेशन में। फर्स्ट जो आप बताएंगे, दे आर लोकेटेड और आर अरेंज्ड एट बॉर्डर ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स। सेकेंड जो आप जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन की डेफिनेशन के अंदर बताओगे, लूपिंग सिस्टम, यहाँ पे लूपिंग सिस्टम लूप ऑफ हेनले के लिए टर्म यूज की है। लूप ऑफ हेनले अभी मैं आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। सो लूपिंग सिस्टम जो इसका है ये पेनिट्रेट कर रहा है मेड्यूला के रीजन में। ठीक है। तो मेड्यूला अगर आप जस्ट सिंपल लिखना चाहते हो तो यही लिख दो, वरना इनर मेड्यूला लिख दो, लेकिन डेफिनेशन आपने एज सच बुक से ही याद करनी है। ठीक है। सो ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है। लूपिंग यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के लिए ट्यूब जो टर्म आप यूज़ करते हैं, और आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एक यू शेप का स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनले का। अगर आपको जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन की डेफिनेशन आ जाती है तो मेरे बेटे आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें बतानी है। पहले कि ये बॉर्डर पे है मेड्यूला और कॉर्टेक्स के, सेकेंडली इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो पेनिट्रेट कर रहा है इनर मेड्यूला के अंदर। ये बताने के बाद अगर आपको डेफिनेशन के साथ इसकी इम्पोर्टेंस भी पूछी गई है या उसका फंक्शन भी पूछा गया है तो आपने एक सेपरेट हेडिंग देनी है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे डेफिनेशन की, ये हमेशा फुल फॉर्म आपने लिखनी होती है। जस्ट मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से ये ब्रीफ फॉर्म्स लिख देती हूँ, तो डेफिनेशन की आपने फुल फॉर्म लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने यहाँ पे लिखना है फंक्शन की हेडिंग देनी है आपने मार्कर से, और फंक्शन में आप बताओगे कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करवाने के लिए रोल प्ले कर रहे होते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन मीन्स कि ऐसा यूरिन जिसमें सॉल्ट का नंबर ज़्यादा है और वाटर का नंबर कम है। ठीक है। सो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन के शॉर्ट क्वेश्चन में बतानी है। डेफिनेशन में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, और थर्ड आपका जो फंक्शन है, अगर आपको सेपरेट हेडिंग पूछी गई है तो आप किस सेपरेट दोगे, अदरवाइज अगर आपको नहीं भी पूछी गई तो आप, बिकॉज वन लाइन का ही है तो आप खुद बता देंगे कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करवाने के लिए जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओके, ये टाइप्स के बाद आई होप कि आपको इनका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि ये लोकेशन की बेस पे और लूप ऑफ हेनले की लेंथ की बेस पे आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करवाया हुआ है। ठीक हो गया। सो ये डिफरेंस भी आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, और सेपरेटली जक्स्टामेड्यूलरी का डेफिनेशन और उसका फंक्शन ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो अब फिर हम देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। सो अभी हमने बोला कि नेफ्रॉन्स वो यूनिट्स हैं जो कि किडनीज को बना रहे होते हैं। ओके, सो बिकॉज
नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से पहले इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ था टाइप्स का, वो हमने बात कर ली है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान से नोट करना है और उसको याद भी करना है। ओके, सो अगर हम कह रहे हैं कि किडनीज नेफ्रॉन के बने हुए हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर देखने के बाद हम उसका फंक्शन देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बेटे ड्रॉ करोगे तो आपने एक कप शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कप शेप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसका इनर साइड पे आपको डिप्रेशन नज़र आना चाहिए। ठीक है, सो ये डिप्रेशन जो आप ड्रॉ करेंगे इसके अंदर आपने ब्लड वेसल्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, सो ये आपने इस तरह से डिप्रेशन ड्रॉ कर लिया और ये ट्यूब एक साथ इसके इस तरह से लगा दी। ओके, अब ये जो आपने कप शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज स्पेस हमारे पास कम है, तो उसके अंदर हमने इसको कंप्लीट डायग्राम को ड्रॉ भी करना है। ओके, सो इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को आपने एक्सटेंड करवाना है आगे एक कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ये आपने कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर बेटे आपने ड्रॉ किया है, इसे आप कहते हो ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स एक साइंटिस्ट का नेम था, उसके नेम पे ही, जो कि इसको स्टडी कर रहा था, उसके नेम पे ही हमने स्ट्रक्चर को बोमेन्स कैप्सूल बोला। ठीक है, ओके, सो इस बोमेन कैप्सूल्स को आगे आप एक्सटेंड करवाएंगे एक कर्व फॉर्म में। आपने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड दिस कर्व्ड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, सो इसे लेबल कर लेते हैं हम। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, अब इस प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आपने एक U शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड दिस U शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो U शेप स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ड्रॉ करते हुए ये ध्यान रखना है आपने कि जो फर्स्ट लिम्ब है, ये जो नीचे वाली साइड पे आपने ड्रॉ किया है, इसे बेटा आप कहते हो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, सो इसके बाद ये एक यू शेप की ट्यूब आपने ड्रॉ करनी है। जो यू शेप का सेकेंड लिम्ब आप ड्रॉ करोगे, उसे ड्रॉ करते हुए आपने पहले तो जो ट्यूब ड्रॉ करनी है वो थिन ही ड्रॉ करोगे, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सटेंड करवाने के बाद उसे थिक करवा दोगे इस तरह से। ठीक हो गया। सो फर्स्ट आपने जो लिम्ब ड्रॉ किया है वो नैरो ही ड्रॉ करना है। जो सेकंड लिम्ब ड्रॉ कर रहे हो उसे पहले तो नैरो ही रखोगे, उसके बाद थोड़ा सा आपने उसको डायलेट करते हुए थिक करवा देना है। ओके, ये जो आपका सेकंड लिम्ब है इसे आप कहते हो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, डिसेंडिंग मीन्स कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, और असेंडिंग मीन्स कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, डिसेंडिंग मीन्स डाउनवर्ड
एंड असेंडिंग मीन्स अपवर्ड। ओके, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को कलेक्टिवली आप कह देते हो कि ये लूप ऑफ हेनले है। तो अगर आप लूप ऑफ हेनले नहीं भी टर्म यूज कर रहे तो यहाँ पे आप लिख दो कि ये डिसेंडिंग लिम्ब है एंड ये असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, और कलेक्टिवली आप उनको कह देंगे ये लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, एक यू शेप की आपने ट्यूब ड्रॉ की एंड दिस यू शेप ट्यूब इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। एक उसके अंदर डिसेंडिंग लिम्ब ड्रॉ किया और एक आपने उसका असेंडिंग लिम्ब ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। डिसेंडिंग मीन्स कि इसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा और असेंडिंग मीन्स के वो अपवर्ड मूव करेगा। ओके, अब आपने असेंडिंग लिम्ब को जो आपने थोड़ा सा उसको थिक करवा दिया था, दोबारा से आपने उसको नैरो करवा देना है और नैरो करवाने के बाद एक और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बेटे आपने ड्रॉ करनी है। ओके, और ये ड्रॉ करने के बाद आपने इसे लिंक करवा देना है एक डक्ट से। इस डक्ट के ऊपर इस तरह से आपने साइड्स पे ट्यूब्स को भी ड्रॉ करना है। ओके, ये जो आपने कर्व ट्यूब ड्रॉ की है इसे आप कहते हो ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों ने ब्लड वेसल्स को भी इसके ऊपर ड्रॉ करना है। बोमेन कैप्सूल के साथ किस तरह से ड्रॉ करेंगे और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल के साथ किस तरह से ड्रॉ करेंगे और लूप ऑफ हेनले के साथ किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो आपने ये पार्ट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले एक कप शेप स्ट्रक्चर जिसे आप बोमेन कैप्सूल कहते हो, फिर लूप ऑफ हेनले जिसके दो लिम्स हैं, एक डिसेंडिंग और एक एसेंडिंग। उसके बाद आपने दो कर्व्स ट्यूब्स ड्रॉ की हैं लूप ऑफ हेनले के राइट एंड लेफ्ट साइड पे, एक प्रॉक्सिमल है और एक डिस्टल है, लेकिन दोनों ही कन्वोलेटेड हैं। कन्वोलेटेड मीन्स के दोनों ही स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, कर्व्स की फॉर्म में कन्वोलेटेड हैं। ठीक हो गया। ओके, एंड पे ये जो आपने ड्रॉ की है डक्ट, इसे आप कहते हो ये कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, ये सारा जो हमने स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का ड्रॉ किया है ये हमने ब्लैक में ड्रॉ किया है। अब हम इसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है वो ड्रॉ कर लेते हैं और वो हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे रीनल आर्टरीज आ रही हैं। रीनल आर्टरी में आपको पहले बता चुकी हूँ वो आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये किडनीज की तरफ आ रही है। अब इस आर्टरी को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक को आप कहते हैं एफ्रेंट और एक को आप कहते हो इफ्रेंट। ठीक है, सो ओके, ये जो आर्टरी ब्लड लेके आई है इस बोमेन कैप्सूल के बाद ये यहाँ पे आप लोगों ने इसकी कैपिलरीज ड्रॉ करनी है और कैपिलरीज जो हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 50 कैपिलरीज इस बोमेन कैप्सूल के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो ट्यूब आपने ड्रॉ की है इस ट्यूब को आप कहते हो ये एफ्रेंट आर्टरियोल है। ये रीनल आर्टरी को फर्दर बेटे आपने डिवाइड किया हुआ है। रीनल आर्टरी वो आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी की तरफ लेके आई है। ठीक है, रीनल आर्टरी के फर्दर ये पार्ट्स आप ड्रॉ कर रहे हो और ये जो ट्यूब है इसे आपने कहा कि ये एफ्रेंट आर्टेरियोल है। ओके, सो एफ्रेंट आर्टेरियोल के बाद आपने ये जो कैपिलरीज ड्रॉ की हैं
ये कैपिलरीज अप्रॉक्सीमेटली 50 होती हैं किसी भी बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो कैपिलरीज का क्लस्टर है, इसे आप कहते हो ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस आप जस्ट उन्हीं कैपिलरीज के लिए टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन ये क्लस्टर की फॉर्म में है। ठीक है, वो जो एक क्लस्टर है, जो एक बंच है, जो ग्रुप है कैपिलरीज का बोमेन कैप्सूल के अंदर, उससे आपने ग्लोमेरुलस कह दिया। ओके, इन कैपिलरीज के बाद आप लोगों की ये जो आपको नजर आ रही है ब्लड वेसल, इसे आप कहते हो ये इफरेंट आर्टेरियोल है। स्पेस बिकॉज नहीं है, लेकिन आप ट्राई करें कि आप किसी बड़े पेज पे इसको ड्रॉ करें और ओवरलैपिंग आपकी किसी भी लेबलिंग के अंदर ना आए। ठीक है, सो ये जो आपने ड्रॉ की है ये इफरेंट आर्टेरियोल है। ओके, आर्टेरियोल मीन्स के आर्टरीज की बात हो रही है। एफरेंट एंड इफरेंट का मीनिंग क्या है? एफरेंट वो आर्टरी है जो कि ब्लड को इस बोमेन कैप्सूल की तरफ लेके आई है, और इफरेंट वो है जो कि एक्सचेंज करवाने के बाद यहाँ से एग्जिट करेगी। बिकॉज इफरेंट भी ई से स्टार्ट हो रहा है और एग्जिट भी ई से स्टार्ट होते हैं, तो आपको याद करने के लिए एक हिंट बता देती हूँ। एफरेंट आर्टेरियोल जो कि ब्लड को बोमेन कैप्सूल की तरफ लेके आएगी, और इफरेंट आर्टेरियोल जो कि इस बोमेन कैप्सूल से बाहर लेके जाएगी। ठीक हो गया? ओके, सो एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल ये करने के बाद आपने इस इफरेंट आर्टेरियोल को नेट की फॉर्म में डिवाइड कर देना है। अब हम उसकी डिवीजन कर लेते हैं, और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे दिखाएंगे कि आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, बिकॉज एग्जाम्स में अगर ये आती है तो हाफ मार्क्स इसके होते हैं और हाफ मार्क्स थ्योरी के होते हैं। इस तरह से आपने एक नेटवर्क की फॉर्म में से ड्रॉ कर दिया, और दोबारा से यहाँ से होता हुआ आपने इसको इसके ऊपर ही इस तरह से नेट की फॉर्म में फैला देना है। वो काम करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इसको डाउनवर्ड ले आना है। ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड दोनों ट्यूब्स के ऊपर लेके आना है जो आपने अभी लूप ऑफ हेनले की ड्रॉ की है। इसको स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों तरफ आपने इस तरह से ये ट्यूब्स ड्रॉ कर लेनी है, और ये प्रैक्टिस करके बेटे आपने मुझे दिखानी भी है। ओके, सो ये आपने ड्रॉ करने के बाद इसका एक नेट ड्रॉ करना है इस पूरी लूप ऑफ हेनले के ऊपर। ठीक है, और वो नेट किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे? बहुत नीट फिगर्स आपने ड्रॉ करनी है, और ड्रॉ करने के बाद मुझे दिखानी भी है आपने। ओके, सो ये जो ट्यूब्स हैं इन्हें हमने लिंक करवा दिया यहाँ से। इसी तरह का एक और नेट ड्रॉ कर लेते हैं कि ये दोनों लिंक्ड हों आपस में। इसे अपर साइड पे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सो एक इसी तरह का लिंक आपने ड्रॉ करना है। एक डाउनवर्ड शो कर दें और एक उसके अपवर्ड शो कर दें। ये हम उसके अपवर्ड शो कर देते हैं, और यहाँ पे हमें अपवर्ड शो करवाने के लिए इन चीज़ों को रिमूव करना होगा जो कि सेंटर में आ रही हैं। ठीक है, ओके, सो इसी तरह का एक और नेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लिंक बना देते हैं इसका।
आप कोई भी नेट ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप कोई और रैंडम ड्रॉ करना चाहते हो तो वो कर लें, अगर आप यही नेट ड्रॉ करना चाहते हो तो यही कर लो, ठीक है। लेकिन जो भी आप ड्रॉ करें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी फिगर नीट होनी चाहिए। इतना ही इनफ है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपने बहुत डेंस नेटवर्क इस तरह का ड्रॉ करना है, बिकॉज टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इस पर, तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन आपने इसका एक डेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। सो हम इसको यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन जस्ट आपको बताना ये पर्पस था कि आपने इसे नेटवर्क की फॉर्म में लिंक करवाना है इन सारी आर्टरियोल्स को। ओके, सो ये हो गया। अब आपने यही नेटवर्क जिस तरह से इसके ऊपर ड्रॉ किया था उसी तरह का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके। सो अब हम इसको जो लेबलिंग हम कर रहे थे उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई थी वोमेन कैप्सूल की तरफ, उससे आपने बोला ये एफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है। अब यही एफरेंट जो आपकी आर्टरियोल है इसने कैपिलरीज में खुद को डिवाइड किया और ये कैपिलरीज का जो क्लस्टर है इसे आपने बोला ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ब्लड देने के बाद जो ब्लड यहाँ से निकलेगा वो इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू होगा। इफरेंट मीन्स कि ये आर्टरी यहाँ से एग्जिट कर जाएगी और एग्जिट करने के बाद एक नेट की फॉर्म में खुद को सेपरेट करवा देगी। किसके ऊपर? डिस्टल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर और लूप ऑफ हेनले के ऊपर। ये इस तरह से आपने नेट एक ड्रॉ करना है। अगर आप एक सिंपल टाइम नहीं है तो आप सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं उतना कॉम्प्लेक्स कर लें। बिकॉज अभी टाइम नहीं है तो अभी हम इसको यहीं तक फाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद यहाँ तक आपने लेबलिंग कर ली थी। फर्दर इसको देख लेते हैं। ये जो नेटवर्क आपने प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर ड्रॉ किया है इसे आप कहते हो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये दोनों नेटवर्क जो कि आपने कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर ड्रॉ किए हैं ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ठीक है। ओके, सो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर डेफिनेशन आती है तो क्या लिखोगे? आर्टरीज का वो नेटवर्क जो कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर स्प्रेड हुआ होता है उसे आप कहते हो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ओके, ठीक है जी। सो अब ये वाला जो ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क आपने लूप ऑफ हेनले के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है इसे आप कहते हो ये वेजा रेक्टा है। लेक्चर के स्टार्ट पे आपको बताया था कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर लूप ऑफ हेनले जो है ये लंबी होती है, और लंबी होती है एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल। जो कॉर्टिकल है उनकी लूप ऑफ हेनले वो छोटी सी होती है और कॉर्टेक्स के रीजन में ही फिनिश हो जाती है। वाइल जो जक्स्टा मेडुलरी हैं इनके जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला के अंदर जाके पेनिट्रेट कर रही है। एंड कॉर्टेक्स एंड मेडुला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं है तो आप इसी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। ओके, सो वेजा रेक्टा वो आर्टरीज का क्लस्टर जो कि किसके ऊपर मौजूद है? लूप ऑफ हेनले के ऊपर। ओके, यहाँ पे ये एक्सचेंज करवाने के बाद एक
ट्यूब की फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो जाता है और जिस ब्लड वेसल के थ्रू ये किडनी से बाहर निकलेगा उसे आप कहते हो ये रीनल वेन है। ठीक हो गया। सो रीनल वेन सारा एक्सचेंज करवाने के बाद यहाँ से दोबारा से जो हार्ट की तरफ जाएगी उसे आप रीनल वेन कहते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर था बेटे आपका नेफ्रॉन का, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसके अंदर आपने क्या कुछ ड्रॉ किया। सबसे पहले जो ब्लैक पोर्शन है उसके अंदर आपने कप शेप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जिससे आपने बोला ये बोमेन कैप्सूल है। फिर कर्व्स की फॉर्म में आपने उसका सेकेंड पार्ट ड्रॉ किया और इससे आपने बोला ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पे दो कर्व्स आपको नजर आ रही हैं, एक को आपने प्रॉक्सिमल बोला है और सेकंड को आपने डिस्टल बोला है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी मैन है, मैन का ये आर्म है, ठीक है। तो जो आर्म का पोर्शन जो एज उसके नज़दीक होता है उसे आप प्रॉक्सिमल कहते हो और जो उससे अवे होता है उसे आप डिस्टल कहते हो। इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये बोमेन कैप्सूल के नज़दीक है इसलिए आप इसे कह रहे हैं ये प्रॉक्सिमल है, और ये वाला जो कर्व्स फॉर्म है ये बोमेन कैप्सूल से अवे है, दूर है, इसलिए आप कह रहे हैं ये डिस्टल है। जो नज़दीक है उसे आपने प्रॉक्सिमल कह दिया और जो बोमेन कैप्सूल से दूर है उन्हें आपने डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कह दिया, ठीक है। सो सेकेंड पोर्शन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले जिसके आपने दो पार्ट्स ड्रॉ किए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिप। असेंडिंग क्यों बोला और डिसेंडिंग क्यों बोला? असेंडिंग के अंदर कोई भी जो फ्लूइड है वो अपवर्ड मूव करेगा और डिसेंडिंग के अंदर कोई भी फ्लूइड जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। ओके, सो ये करने के बाद आपने एंड पे एक कलेक्टिंग डक्ट ड्रॉ कर दी। कलेक्टिंग डक्ट जब नेफ्रॉन किसी भी ब्लड को फिल्टर कर लेती है, उसमें से सारा वेस्ट निकाल देती है, तो निकालने के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कर देती है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है रीनल पेल्विस में जाएगा और पेल्विस जो है इसे आगे यूरेटर के अंदर पोर करवा देता है। इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये छोटी सी ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं। इस ट्यूब के साथ और बहुत से नेफ्रॉन्स अटैच हैं, ठीक है। जिस तरह का ये आपने पूरा एक नेफ्रॉन ड्रॉ किया है, इस तरह के दूसरी साइड पे भी ये नेफ्रॉन्स अटैच होते हैं और उनका जो भी यूरिन प्रोड्यूस हुआ है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर लाके पोर कर देते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट अपना वेस्ट किसको दे देती हैं? पेल्विस को, और पेल्विस किसको दे देगी? यूरेटर को। ओके बेटे, सो ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो ब्लू में आपने भी इस तरह से करना है, कोई लाइट शेड की पेंसिल ले लेनी है और उसके साथ आपने उसकी ब्लड सप्लाई को मेंशन करवाना है। तो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड आएगा और आने के बाद यहाँ पे ये कैपिलरीज में खुद को डिवाइड करेगा। कैपिलरीज के क्लस्टर को आपने ग्लोमेरुलस कह दिया। कैपिलरीज ब्लड देने के बाद यहाँ से अपना ब्लड जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में देंगी, लेकिन यहाँ पे जिसके थ्रू वो जाएंगी वो है इफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये वाला जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इफेरेंट आर्टेरियोल है। जब भी आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो एक बड़े से साफ पेज पे आपने ड्रॉ करनी है, कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं आनी चाहिए। ये जो हमारी ओवरलैपिंग आ रही है लेबलिंग के अंदर, ये स्पेस कम की वजह से आ रही है, ठीक है। तो जब भी आप ड्रॉ करें फिगर को हमेशा नीट और बड़ी जगह पे और खुली जगह पे बड़े पेज पे आपने ड्रॉ करना है और नीट ड्रॉ करना है आपने। ओके, सो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो किसके ऊपर हैं? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। और जो आपका वेजा रेक्टा है ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर होगा। वेजा रेक्टा जस्ट जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर जस्ट प्रेजेंट होता है, while in case of cortical nephrons vasa recta is absent। ठीक हो क्या? ओके, सो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। इसे भी इंशाल्लाह हम इसका फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, बिकॉज अभी टाइम ओवर हो गया। ओके बेटे, सो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे बेटे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेक श्योर करना है आपने कि इस फिगर को अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे दिखानी है आपने कि आपने ये प्रैक्टिस की हुई है। तो रीनल वेन सारा कुछ एक्सचेंज करवाने के बाद, ब्लड फिल्टर करने के बाद जिस ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड यहाँ से अवे जाएगा उसे आप रीनल वेन कहते हो। ये रीनल आर्टरीज थी, ठीक है। आर्टरीज हार्ट की तरफ से ब्लड लेके आ रही थी। रीनल वेन अब किडनी से किसकी तरफ जाएगी? हार्ट की तरफ, ठीक हो गया।
ओके, सो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बेटे आपने लाजमी करनी है, बिकॉज ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हाफ मार्क्स की ये फिगर आती है और हाफ मार्क्स को आपको थ्योरी साथ लिखनी होती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये नेफ्रॉन वर्क करेगा और किस तरह से ब्लड को फिल्टर करेगा और उसमें जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको निकालेगा। अभी जस्ट ये स्ट्रक्चर इनफ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।